नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और सबसे पहले आपको विजयदशमी की, गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा तीन तीन चीज़ें थी, लेकिन बीजेपी के लिए इन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ थी कि आज संघ के 100 साल पूरे हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की समाधियों पर जाकर जब फूल अर्पित करते हैं तो मुझे वो लोगों का चेहरा याद आता है जो लोग लगातार बीजेपी के सपोर्टर होने का दावा करते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार होने का दावा करते हैं और गांधी को कमतर करने की कोशिश करते लगातार नजर आते हैं। तो उन्हें मोदी जी का गांधी समाधि पर जाना अपने आप में एक संदेश दे देता है कि जितना जोर लगा लो, न तुम में पहले दम था कि गांधी को मिटा पाओ, न आने वाले वक्त में दम होगा कि गांधी को मिटा पाओ। ये सीधा संदेश आज इस देश को समझ में आना चाहिए। दूसरी तरफ अब इस गांधी से पीछा नहीं छूटता, तो जो मौजूदा गांधी है उसका तो फोबिया एक तरह से बीजेपी को हो गया है और बीजेपी समर्थित हर एक उस शख्स को फोबिया हो गया है। उस फोबिया का नाम है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी छींक भी मारते हैं तो उनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश की जाती है और राहुल गांधी जब शांत रहते हैं, राहुल गांधी की कोई खबर नहीं आती तो ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन इनकी दाल रोटी नहीं चलती। जब तक राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी कोलंबिया में थे। कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी नॉर्मल सी बात कही। राहुल गांधी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भारत में इस वक्त क्या रिस्क आपको नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में एक लोकतंत्र को थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र में सब आवाज़ों को बोलने का मौका और सब तरह के विचारों को सुनने की पेशेंस होनी चाहिए। जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस वक्त भारत में अगर आप हिंदूवादी हैं तो आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आप अगर उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो आपको मनाही है, आपका घर तोड़ दिया जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें क्या झूठ बोला उन्होंने। इसको लेके आज फिर वही गढ़ने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने फिर देश के खिलाफ बात की। अरे, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ बोलने की बात को देश से जोड़ लेते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने आज संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर भी सच्चाई दरअसल दुनिया को बताई कि ये एक पूरी फौज जो है, जो अपने आप को स्वयं सेवक संघ कहती है और इनसे जुड़े जितने लोग हैं, असलियत इनकी ये है कि ये डरपोकों के सरदार हैं। Notice one thing, and this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो। अच्छा, दूसरी दिक्कत ये भी थी कि राहुल गांधी की ये तस्वीरें भी आई जहाँ राहुल गांधी अपने कोलंबिया के राष्ट्रपति लिडियो ग्रासिया से मुलाकात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इनको ये तकलीफ है भाई कि राहुल गांधी कैसे मिल सकते हैं, राहुल गांधी राष्ट्रपति से कैसे मिल सकते हैं, या राष्ट्रपति इनसे कैसे मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दरअसल ये जो बीजेपी और उनके लोग जो राहुल गांधी से ग्रसित है, ये अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। खुद के घर में जो कलेश पड़ा है उसको संभाल नहीं पा रहे। वो कलेश अब खुल के सामने आने लगा है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण बताता हूं कि किस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी और बीजेपी के समर्थक आपस में ही सिर फुटबॉल करके किसी दिन अपना मटिया मेट कर देंगे। देखिए, कल दिल्ली में
आरएसएस का फंक्शन हुआ था जहां प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक स्टैंप जो है वो आरएसएस पे जारी किए थे। वहां कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो आरएसएस के दूसरे मुखिया हैं, दूसरे नंबर के दत्तात्रेय होसबोले, वो मौजूद थे। और माना जाता है कि होसबोले मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं। आज जो मेन फंक्शन था नागपुर में, वहाँ ना मोदी थे ना होसबोले थे। वहाँ कौन थे? वहाँ थे मोदी जी के कट्टर विरोधी मोहन भागवत, संघ प्रमुख। साथ में कौन थे? नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस। नितिन गडकरी किसके समकक्ष या किसके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं? नरेंद्र मोदी के। फडणवीस किसके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं? अमित शाह के। और मोहन भागवत के साथ मोदी जी के कैसे संबंध हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी जी लगातार चापलूसी करे जा रहे हैं मोहन भागवत की पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में। लेकिन मोहन भागवत है कि टस से मस नहीं हो रहे। आज भी मोहन भागवत ने मंच से बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थितियों का उदाहरण देते हुए एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया और चेतावनी भी दी। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। अब ये बताइए, कुछ इसी तरह का जिक्र वांगचुक, सोनम वांगचुक ने भी किया था। उन्हें तो एनएसए के तहत गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया, उनकी क्लिप्स को छोटा काट के उन्हें बदनाम किया गया। अब यही बात, मतलब एग्जैक्टली वही बात नहीं, पर उसी तरह का संदेश है, उसी तरह की बातचीत मोहन भागवत भी कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत तो मोदी जी को इनडायरेक्ट संदेश भी दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब मोदी जी को इनडायरेक्ट संदेश है, लेकिन मोदी जी की मजबूरी है कि वो किसी भी तरह से भागवत को नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने फिर मोहन भागवत के बयान को लेकर ट्वीट कर दिया और कहा कि भागवत जी ने जो है इस देश को अपने संबोधन में, उनके जो संबोधन है उसकी तारीफ करते हुए लिखा कि परम पूज्य संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण में संघ के अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला है। ये लिख रहे हैं मोदी जी। लेकिन ना मोदी जी के जन्मदिन पर, ना आज के भाषण पर मोहन भागवत ने कहीं सीधे सीधे मोदी जी की तारीफ नहीं की, मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की तो उन्होंने सरकार कहा और अब सेनाओं का जिक्र किया कि उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा काम किया और तारीफ की, मतलब उनकी। लेकिन कहीं जो बीजेपी में ट्रेंड है ना कि हर चीज़ का श्रेय मोदी जी को देने का, मोहन भागवत ने उसके आसपास भी कहीं इस तरह का वो नहीं किया। तो ये संदेश साफ है कि भागवत बनाम मोदी, ये जो जंग है ना, ये अब खुल के सामने आने लगी है। भागवत भी शायद अड़ गए हैं। भागवत अब नहीं चाहते कि मोदी जी कुर्सी पर रहें, मोदी का विकल्प वो चाहते हैं। इधर मोदी जी होसबोले को अपने साथ रख के संघ में ही भागवत के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भागवत को ही निपटाया जाए। ये चीज़ सामने आ गई। और अब रही बात तारीफ की, तो देखिए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा ना कि कंट्रीब्यूशन की तारीफ की। देखिए ये बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि चलिए आपको बताते हैं कि
आरएसएस ने क्या क्या माइलस्टोन, आरएसएस के सफर की कामयाबी गिना रहे थे। अब जरा इस पोस्टर पे जरा नजदीक से जाइए और देखिए क्या लिखा है कि भाई 1925 में 2 सितंबर 1925 को संघ की स्थापना की किसने? डॉक्टर हेडगेवार ने। फिर 1940 में गोवलकर दूसरे इसके जो है वो मुखिया बने। फिर लिखते हैं कि 1947 में 3000 रिलीफ कैंप लगाए थे आरएसएस ने, जो शरणार्थी यहाँ आए थे। 3000 कैंप लगाए थे 1947 में। कहाँ लगाए थे, कब लगाए थे, कोई पता नहीं। फिर अगली कामयाबी गिनते हैं कि 1952 में भारतीय जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद ने बनाया, ये भी एक कामयाबी हो गई जी। फिर 1962 में चाइना के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त स्वयंसेवक ने सरकार की मदद की थी और आर्मी की मदद की थी। क्या मदद की थी कोई पता नहीं। फिर कहते हैं कि 73 में गुरुजी जो है वो अपने हेडगेवार जी गोलवलकर जी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो तीसरे बने वो देवरास बाला साहब देवरास तीसरे संघ चालक बन गए, माफ कीजिएगा। फिर कहते हैं ये कामयाबी है 73 में। फिर 1975 में कहते हैं कि 1000 जेल, मतलब हजारों आरएसएस कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया था, जिससे जनता पार्टी का उदय हुआ। फिर 1980 में अगली कामयाबी संघ की क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ जनता पार्टी के टूटने के बाद। फिर 1984 में कहते हैं कि सिख दंगे जब हुए दिल्ली में तो बहुत से सिख फैमिलीज को आरएसएस के लोगों ने अपने घर में शरण दी। फिर कहते हैं 1989 में टेररिस्ट अटैक हुआ और आरएसएस के लोगों, पंजाब में आरएसएस के लोगों पर अटैक हुआ और 18 स्वयंसेवकों की जान चली गई। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो है वो जिक्र करते हैं। फिर 94 में कहते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया जो है वो चौथे सर संघचालक बन गए। फिर 2000 में के सुदर्शन अगले सर संघचालक बन गए। फिर 2004 में स्वयंसेवक ने रिलीफ वर्क का काम किया जब सुनामी आई तब। फिर 2009 में मोहन भागवत ने कमान संभाली। फिर 2020 में कोविड-19 में कहते हैं कि संघ के लोगों ने काम किया, लोगों की मदद की। 2024 में राम मंदिर का शिलान्यास किया और 2025 में 100 साल पूरे हुए। ये कामयाबी का एक पोस्टर बनाया है इन्होंने कि सफ़र क्या रहा है। लेकिन इस सफ़र में एक भी जगह कहीं ये खुद जिक्र किया है कि आज़ादी के संघर्ष में आरएसएस ने क्या योगदान दिया, खुद कहीं जिक्र नहीं कर रहे। फिर जब एक कांग्रेस यही बात कहती है तो फिर तकलीफ क्यों होती है? खुद कहीं भी नहीं लिखा, कोई कामयाबी नहीं। आज़ादी की लड़ाई में एक जगह जिक्र नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने क्या काम किया। सीधा लिखते हैं कि 1947 में 3000 रिलीफ कैंप लगाए थे। बाबरी मस्जिद गिराना कामयाबी गिनी जाती है। फिर कहते हैं कोविड के दौरान हमने जो है रिलीफ किया। कोविड के दौरान खुद इनके नेता जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो कांग्रेस के लोगों से, खास करके बीवी श्रीनिवास से कांटेक्ट कर रहे थे। कहाँ क्या काम किया कुछ नहीं पता। जब ये खुद अपना गुणगान नहीं कर सकते, अपना कामयाबी नहीं बता सकते, अपनी अचीवमेंट नहीं बता सकते कि देश की आज़ादी के लिए इन्होंने क्या किया, तो दूसरे तो फिर कहाँ से करेंगे। ये सच्चाई है इनकी, ये सच्चाई है। इसीलिए ये आपस में ही एक दूसरे का सिर फुटबल कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं एक उदाहरण अब और बताता हूँ कि आपस में इनका क्या सिर फुटबल हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने ऐलान किया कि भाई वो जो है वो ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण लागू होगा। बस ये कहना था कि मोहन यादव के पीछे खुद की इनकी आईटी सेल की टीम, खुद के इनके अंधभक्त पड़ गए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा रामद्रोही मोहन यादव। सोच सकते हो आप, रामद्रोही मोहन यादव, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। और कौन धुलाई कर रहे थे मोहन यादव की? खुद बीजेपी के सपोर्टर और खुद इनके अंधभक्त और खुद इनके वो 2 रुपए वाले ट्रोलर। वो कह रहे थे कि मोहन यादव की सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1983 की कांग्रेस सरकार के उस वक्त एफिडेविट को आधार माना है, जिसमें श्री राम के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में श्री रामचंद्र जी को गलत तरह से कोट किया गया है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। बस फिर बना दिया रामद्रोही मोहन यादव। अब ये आपके सामने ये देखिए, अजीत भारती हैं, ये आपने देखा होगा, ये कट्टर
कट्टर बीजेपी भक्त हैं, अंधभक्त हैं। ये इन पे कांग्रेस के में शायद कर्नाटका सरकार ने शायद केस भी किया था, पुलिस भी आई थी, इन पे मामले भी दर्ज है कई जगह। ये क्या लिख रहे हैं बीजेपी को? प्रिय बीजेपी फॉर इंडिया, वोट बैंक के लिए देश को बर्बाद मत करो। सीधा सीधा लिख रहे हैं भाई साहब कि देश को बर्बाद मत करो। एक ये ब्राह्मण वॉइस है, ये सिर्फ मोहन यादव नहीं, इसमें मोहन भागवत को भी साथ में, दोनों मोहन को लपेट रहे हैं और कह रहे हैं अकेले मोहन यादव नहीं, दूसरा भी वही है, क्या? रामद्रोही। फिर एक शुक्ला जी कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं, हम तो इसे राम भक्त समझते थे, ये तो रामद्रोही निकला। सुनिए, ये अपने ही मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। अब एक ऋषि बागड़ी हैं, जैसे वो अजीत भारती है ना, वैसे ऋषि बागड़ी है, ये आईटी सेल के टॉप ट्रोलर में से एक है। इन्होंने मोहन यादव को बचाने की कोशिश की, समर्थन में आए कि जब कोई काम करने वाला कट्टर हिंदू देशभक्त नेता बनता है तो हम ही दूसरों की झूठी बातों में आकर उस पर उंगली उठाने लगते हैं। ये सच है कि वर्ण व्यवस्था व प्रभु श्री राम पर टिप्पणी वाला हल्फनामा 1983 में कांग्रेस सरकार ने दिया था, ना कि आज की एमपी सरकार ने। तो इस पर संजय दीक्षित एक और हैं जो ये शायद जयपुर डायलॉग नाम से चैनल चलाते हैं, मीडिया चलाते हैं, कट्टर मोदी भक्त, कट्टर अंधभक्त, कट्टर हिंदूवादी। ये लिखते हैं बागड़ी जी को कि बागड़ी जी डू नॉट लाई, मतलब झूठ मत बोलिए, यू आर प्लीडिंग इन द एफिडेविट एंड द एफिडेविट चेक द डेट्स बाय द, और ये डेट एफिडेविट जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, ये संजय दीक्षित कह रहे हैं कि उन्होंने दिए हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिए, और एफिडेविट सामने रख रहे हैं और ऋषि बागड़ी को झूठा करार दे रहे हैं ये। और उसके अलावा देखिए यही संजय दीक्षित, एक और है मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा भी मोहन यादव, ये जो वो हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, ये भी मोहन यादव को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय दीक्षित ने इन्हें भी खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि मिस्टर सिन्हा इस बार सच्चाई से मुंह मोड़कर प्रोपेगेंडा करने में जुट गए हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चाई है, अंदर खाते में बुरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं। अगर सोचिए, अंधभक्त अपने ही एक मुख्यमंत्री को ट्रेंड कराने लगे रामद्रोही के नाम से, उसका जो है वो उसकी फजीयत करने लगे, तो आप समझिए कि इस पार्टी के अंदर अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये जो एक दैत्य बना दिया ना इन्होंने आईटी सेल, और आईटी सेल ने जो पाले हैं ये दैत्य, ये एक दिन खुद बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये मैं आपको बताने वाला, बाकी सुबह के वीडियो में इसका और ज़्यादा मैं एलोबरेट करूँगा, अभी क्योंकि वीडियो करूँगा तो लंबा हो जाएगा। ये लोग अब किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। ये लोग अब जो जिसको चाहे लपेट लेते हैं। कई बार मोदी जी को ना कहकर इनडायरेक्टली मोदी जी के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है। और दूसरी तरफ भागवत बनाम मोदी, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये अब ऐसी एक दरार पड़ गई है जो मिटने वाली नहीं है। अब ऐसा लग रहा है दोनों में से एक ही रहेगा, या तो भागवत टिक पाएंगे या मोदी टिक पाएंगे, ये बात तय है। और इसका पहला उदाहरण मिलेगा जब बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा कि वो किसका आदमी है, कौन बाजी मारने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो अभी एक ही देश का जिनका वीडियो आया है कोलंबिया का, अभी तो 3 देश और जाना है। अभी वो बहुत कुछ मसाला देने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। और ये सिर्फ विदेशी दौरे पे नहीं है, वापस आके जो हाइड्रोजन बम है, मेन धुकधुकी तो वहाँ अटकी पड़ी है सबकी कि राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम आएगा कब। आप में से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कब आएगा। दरअसल हाइड्रोजन बम राहुल गांधी जानबूझ के थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि ये त्योहारी सीजन है और इस वक्त खबरें भी बहुत ज़्यादा है। अब आपको मालूम है अगर वो फोड़ेंगे तो कैसे दूसरी खबरों के नीचे दबाने की उसको कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी वो मौका गोदी मीडिया को नहीं देना चाहते। गोदी मीडिया का हाल भी बताऊं आपको, देखिए ये इस देश की मीडिया का हाल देखिए, आपको शर्म आएगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है अपनी फैटर्निटी पे, आपको आएगी। ये फोटो देखिए, ये सुदर्शन न्यूज़ के मालिक हैं अशोक के चौहान, अपने आप को अशोक चौहान के अपने आप को पत्रकार कहते हैं। और देखिए आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर आरएसएस की जो ड्रेस है वो पहनकर दफ्तर में घूम रहे हैं।
अब अगर एक मीडिया हाउस का मालिक खुलेआम, जो अपने आप को एडिटर इन चीफ भी कहता है, खुलेआम इस तरह की एक विचार को, इस तरह की विचारधारा को समर्थन करता है और खुलेआम उसके समर्थन में आता है, तो मीडिया, क्या मीडिया बचता है फिर, या वो एक प्रोपेगेंडा भोंपू बन गया है? एक रूबिका लियाकत, वो खुलेआम अपने चैनल पे कह रही हैं एक वीडियो में कि आई लव आरएसएस। एक पत्रकार कह रहा आई लव आरएसएस, वो आरएसएस जो बदनाम संस्था है, जो ना रजिस्टर्ड है, ना टैक्स देती है, ना उसका कोई कंट्रीब्यूशन है देश की तरक्की में किसी भी चीज में, उसके लिए एक बड़े चैनल की बड़ी एंकर कहती है आई लव आरएसएस। और खुल के बैटिंग आरएसएस के फेवर में की जा रही। अब तक तो मोदी जी के फेवर में की जाती थी, 2 दिन से आरएसएस के लिए खुल के मीडिया, जो गोदी मीडिया, खुल के बैटिंग कर रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी मंचों पर अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? तो ऐसे में राहुल गांधी जानते हैं कि वो अगर अपना हाइड्रोजन बम किसी भी दिन ऐसे फोड़ देंगे तो उसे बुरी तरह से दबा दिया जाएगा। इसलिए राहुल गांधी ऐसा मौका तलाश रहे हैं जिस दिन खबरों का या खबर को दबाने का मौका कम हो इस गोदी मीडिया के पास और इस सरकार के तंत्र के पास, उस दिन वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और हो सकता है दिवाली के बाद फोड़े। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब, क्योंकि दिवाली को सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो दिवाली के बाद शायद राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में थोड़ा सा लोग भी व्यस्त होते हैं और चीज़ें जो है ना दूसरी चीज़ों के नीचे दब जाती हैं। लेकिन जिस दिन वो फूटेगा, मुझे नहीं मालूम उस हाइड्रोजन बम में कितना दम होगा, लेकिन डर, खौफ, इंतज़ार सिर्फ उसी का है। और ये बात राहुल गांधी बखूबी जान रहे हैं, इसलिए वो भी बिल्टअप कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से बहुत मदद मिलती है और हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट करना, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। सब्सक्राइब काउंट मेरा थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, ना कुछ पे करना है ना कुछ करना है। प्लीज़ इतनी मदद आप ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।